नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम भारतीय संविधान के जो क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं 28 वर्षों के प्रश्न पत्र का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, इस एपिसोड के माध्यम से ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। आज है भाग 4, जिसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? यानी कि भारतीय संविधान में कौन सा निम्नलिखित ऑप्शन में मौलिक कर्तव्य के रूप में दिया गया है? ऑप्शन ए है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। ऑप्शन बी है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन सी है बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन डी है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में जो उल्लेखित है इन विकल्पों में से, वह है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, वह महत्व प्रदान करना। ये जो है मौलिक कर्तव्य है। ये अनुच्छेद 51 क के च में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर बी होगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अगर न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करें तो ये आर्टिकल 50 में दिया है, जो नीति निदेशक सिद्धांत में है। और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, ये जो है आर्टिकल 17 में आपको देखने को मिल जाएगा। और बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, ये जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A में मिल जाएगा आपको मौलिक अधिकार में। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह एक मौलिक कर्तव्य है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ऑप्शन बी है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। ऑप्शन सी है अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ऑप्शन डी है खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक में राष्ट्रपति से जुड़े विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। और आर्टिकल 54 जो है भारतीय संविधान का, वो बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कौन कौन से सदस्य होंगे, किन किन सदस्यों से मिलकर निर्वाचन मंडल का निर्माण होगा जो राष्ट्रपति को चुनेगा। तो जो आर्टिकल 54 है वो कहता है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल बनेगा चुनने के लिए, उसमें शामिल होंगे लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक नए राज्य के रूप में जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है, वहां पे भी विधानसभा है, तो वहां के भी जो निर्वाचित सदस्य होंगे वे भाग लेंगे अब आने वाले समय में जो राष्ट्रपति चुनाव होगा। ये तो रही बात आर्टिकल 54 की। अगर आर्टिकल 55 की बात की जाए तो आर्टिकल 55 का सब सेक्शन 3 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्ताक्षर मत प्रणाली द्वारा होगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन जो है सही लिख रहे हैं। क्योंकि आर्टिकल जो 55(3) है, सब सेक्शन 3, वो कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्ताक्षर मत प्रणाली द्वारा होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, एकल हस्ताक्षर मत प्रणाली द्वारा, और ऑप्शन सी है अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दो ऑप्शन सही होंगे। ये बीपीएससी का फॉल्ट है, क्योंकि बीपीएससी को आप जानते हैं कि हर साल जो है बीपीएससी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे प्रस्तुत करता है जो बाद में गलत पाए जाते हैं। तो इसी तरह ये 2001 का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि बीपीएससी जो है जिस तरह हर साल भूल करता है उस समय भी भूल किया हो, और प्रश्न पत्र जो है तैयार करते समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया हो। इस प्रकार दो उत्तर यहाँ सही दे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा बी और सी दोनों। आगे बढ़ते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन ए है भारत के महाधिवक्ता को। ऑप्शन बी है संसद को।
ऑप्शन सी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 71 है वो राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद हो रहा है, अगर किसी प्रकार का विवाद हो जा रहा है तो उससे संबंधित है। ये कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय ही अंतिम होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर सी होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। किस अनुच्छेद के तहत? भारतीय संविधान के आर्टिकल 71 के तहत। इसी में जो है उपराष्ट्रपति के बारे में भी प्रावधान है कि अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसे भी चुनाव आयोग को ही यदि सर्वोच्च न्यायालय को ही सौंपा जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और ऑप्शन डी है संसद द्वारा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 56 है वो कहता है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, यानी कि संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। तो महाभियोग कहां चलाया जाएगा? संसद में चलाया जाएगा। महाभियोग चलाने के लिए सबसे जरूरी है कि जिस सदन से भी महाभियोग प्रस्ताव शुरू किया जाए उसके कुल सदस्यों के 1/4 सदस्य जो हैं उस पे जो है हस्ताक्षर करें महाभियोग प्रस्ताव पे। उसके बाद 2/3 सदस्य कुल सदस्यों के, जैसे मान लीजिए लोकसभा में अगर 545 सीट है तो उसके 2/3 सदस्य जो है अपने जो है मत के माध्यम से उसको पारित कर दें उस प्रस्ताव को, और पुनः जो है राज्यसभा में जब ये विधेयक जाए तो उसे भी पारित कर दे इस प्रस्ताव को। उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति अपने पद से हट सकता है, मतलब 2/3 चाहिए कुल सीटों का। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर डी होगा, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका उत्तर होगा संसद द्वारा। अगला प्रश्न, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है विरोधी दल के नेता, ऑप्शन डी है भारत सरकार के मुख्य सचिव। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 53 आप पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होगा वह राष्ट्रपति होगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि भारत की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है तो आप यहाँ पे प्रधानमंत्री देते, लेकिन संवैधानिक रूप से जो है उसका अध्यक्ष जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन सी है गृह सचिव, ऑप्शन डी है वित्त सचिव और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो होता है सिविल सर्वेंट, वो मंत्रिमंडल सचिव होता है, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी के नाम से भी जाना जाता है। ये सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर बी होगा, उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी केंद्र सरकार में कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव, बी नंबर। अगला प्रश्न, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है विधानसभा, ऑप्शन सी है गवर्नर, ऑप्शन डी है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान को जो आर्टिकल 356 है उसके अनुसार राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है वह राज्यपाल यानी कि गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है।
इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर सी होगा, राज्यों के गवर्नर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन बी है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन सी है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, ऑप्शन डी है देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 164(1) है वो राज्यों के मुख्यमंत्री के नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को देता है, न कि भारत के राष्ट्रपति को। जबकि जो शेष ऑप्शन है जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये जो है भारतीय संविधान में है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, ये जो है जो कार्यपालिका शक्ति के बारे में आर्टिकल 53 में कहा गया है, उसी में जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का यह भी अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, जो राष्ट्रपति को अधिकार में नहीं आता है, और आर्टिकल 164 के तहत ये राज्यों के राज्यपाल के अंतर्गत आता है। राज्यपाल के अधिकार है इसको जो है कि वो मुख्यमंत्री को राज्य स्तर पर नियुक्ति करे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर बी होगा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, ऑप्शन ए है क्षमा दान करे, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ऑप्शन सी है आपातकाल की घोषणा करे, और ऑप्शन डी है अध्यादेश जारी करे। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 72 है उसमें जो है राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है, तो ये नहीं हो सकता इसका उत्तर। आपातकाल की घोषणा आप जानते हैं कि आर्टिकल 352 के तहत या 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। और आप जानते हैं ये भी कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाता कौन है? संसद हटाती है। आर्टिकल 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार यानी कि प्रूव्ड मिस्ड बिहेवियर या इनएबिलिटी असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा ऐसा प्रस्ताव नहीं पास कर दिया जाए, तब तक जो है राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ये अधिकार किसको प्राप्त है? ये अधिकार प्राप्त है संसद को। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी है बिहार से, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु से। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और वह बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से संबंधित थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर सी होगा। अगर राजेंद्र प्रसाद के बारे में दोस्तों और प्रश्नों की बात की जाए तो संविधान सभा के अगर स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद ही थे, जिनको 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी यानी कि उद्घाटन सत्र की शुरुआत हुई थी, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहां से संबंधित थे? बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, और ऑप्शन डी है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की जो आयु होनी चाहिए वह कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति की भी बात की जाती तो उसके लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, बिल्कुल वह पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं, न कि राष्ट्रपति। इस प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रश्न पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। असत्य की बात पूछी जा रही थी, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। ऑप्शन ए है राज्य सरकार का, ऑप्शन बी है केंद्रीय सरकार का, ऑप्शन सी है राज्य सरकार व केंद्रीय सरकार दोनों का, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 74 है यानी कि 74, उसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है, इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर बी होगा, केंद्रीय सरकार का प्रमुख। अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी है संसद के प्रति और ऑप्शन डी है केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान का जब आर्टिकल 75 पढ़ेंगे आप तो उसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 75(3) में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री की बात की जा रही है, यहाँ केवल मंत्री की बात नहीं की जा रही है, व्यक्तिगत रूप से केवल एक मंत्री की बात नहीं की जा रही है। अगर व्यक्तिगत रूप से मंत्री की बात होती तो वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता, लेकिन यहाँ संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के किसके अधीन रहकर कार्य करती है? ऑप्शन ए है न्यायपालिका, ऑप्शन बी है विधायिका, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है संघ लोक सेवा आयोग। भारतीय राजनीति व्यवस्था में आप जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है और संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के जो सदस्यों का गठन होता है, सदस्य आते हैं कार्यपालिका के, वह विधायिका से ही लिए जाते हैं। यानी कि कार्यपालिका जो है सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। जब उत्तरदायी है उसके प्रति तो जाहिर सी बात है कि उसके अधीन रहकर ही काम करेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ऑप्शन ए है मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है राज्यसभा और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है उसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि मंत्रिपरिषद जो है उसका हेड प्रधानमंत्री ही होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर सी होगा, लोकसभा के प्रति। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपकी जानकारी बड़ी होगी। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर आप टारगेट विद नीतीश को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास टारगेट विद नीतीश की पहुंच बनाइए। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नए एपिसोड के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।